हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 159 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 160 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपको कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, प्लासी की विजय की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी। 200 वर्ड में लिखना है। आपने लिखा है, प्लासी के युद्ध ने बंगाल तथा उत्तरी भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य की जिन संभावनाओं का द्वार खोला था, उसे बक्सर के युद्ध ने पूरा कर दिया। प्लासी की लड़ाई में वीरता नहीं बल्कि छल बल से अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की, परंतु बक्सर का युद्ध शक्ति का प्रदर्शन था, जो इस निश्चित तथ्य पर आधारित था कि जो बेहतर होगा उसकी विजय होगी। इस युद्ध ने प्लासी द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया को पूरा किया, जो निम्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक सर्वोच्चता स्थापित कर दी। बक्सर के युद्ध, इस युद्ध के बाद कंपनी को चुनौती देने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं रह गई। अवध हमेशा के लिए कंपनी के प्रभाव में आ गया। मुगल बादशाह पेंशन कर्ता बन गया। कर्ता नहीं, कर्ता का मतलब होता है करने वाला, पेंशन याफ्ता प्राप्त करने वाला, पेंशन याफ्ता बन गए तथा बंगाल के नवाब सदा के लिए अधीन बन गए। कंपनी के लिए भारत के विजय द्वार खुल गए। प्लासी ने बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित किया था, किंतु इसका निर्णय नहीं हो सका कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन है। बक्सर ने इसका निर्णय कर दिया। अंग्रेजों ने वैध शासक बनाया, क्योंकि इसके लिए इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उन्हें मुगल सम्राट की तरफ से प्राप्त हो गई। जिस लूट की नींव प्लासी ने रखी थी, वह तेज हो गई। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्लासी की विजय की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी, परंतु ये अंतिम विजय नहीं, क्योंकि इसके बाद भी कंपनी को कई युद्ध लड़ने पड़े, जैसे मैसूर, मराठा और सिखों से युद्ध। देखिए, आपने उत्तर तो अच्छा लिखा है, लेकिन आपको इतने सारे पॉइंट नहीं डालने हैं। मतलब आपको डालना है, बट इतने सारे पॉइंट नहीं डालना है। और साथ ही आपको इन पॉइंट्स को आरंभ में लाना है। आरंभ का मतलब, क्योंकि आपसे प्रश्न ही यही पूछा है कि वास्तव में ये प्रश्न मुझे ऐसा लग रहा है आपने गलत लिख दिया है। यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कि प्लासी के निर्णय की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी। ये विजय यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि प्लासी की विजय तो थी ही। तो आप थोड़ा इस प्रश्न को देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है कि प्लासी के निर्णय की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी। क्लियर? तो अब आप इसको वैसे बताएंगे कि आखिरकार बक्सर के युद्ध से क्या क्या चीज़ें मिली थी जो प्लासी के निर्णयों से पुष्ट होनी थी। समझ गए? कठपुतली, उनको नवाब मिल गया। और यहाँ पे देखो, कुछ शब्दों को आप हटाइए। ये शब्द आपकी लोकल लैंग्वेज के हैं और ये शब्द वास्तव में आपके उत्तर को उतना उत्कृष्ट नहीं बनाते। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना, छल बल। छल तो किया था, लेकिन बल का कहाँ उपयोग हो पाया? यही चीज़ आप आगे इसमें बता भी रहे हो। तो षड्यंत्र का उपयोग किया था। छल बल ऐसे, छल देखो देखो, पर्यायवाची ये शब्द जो होते हैं ना, इनका हर जगह अलग अलग उपयोग है। षड्यंत्र का अलग उपयोग है, विश्वासघात का अलग उपयोग है, छल कपट का अलग उपयोग है। छल कपट शब्द वहाँ यूज किया जाता है जहाँ एक व्यक्ति की बात आती है। षड्यंत्र वहाँ यूज किया जाता है जहाँ कई व्यक्ति की बात आती है। विश्वासघात वहाँ पे होता है जब आप किसी के साथ पहले से जुड़े हो और फिर उसने विश्वासघात किया। जैसे सेनापति, समझ गए, जिसका आपसे रिश्ता है, जिसको आपने विश्वास में लिया था। विश्वासघात उसी पे होगा ना कि जिस पर आपको विश्वास था। क्या कंपनी पर नवाब को विश्वास था? नहीं था। तो इसलिए नवाब का कंपनी से विश्वासघात वर्ड नहीं आएगा, षड्यंत्र आएगा। षड्यंत्र क्यों? क्योंकि क्लाइव ने षड्यंत्र किया था कई सारे लोगों के साथ में मिलकर। तो जब आप शब्दों को भी लिखते हैं तो उन शब्दों की मार्मिकता को भी समझा करें। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पे एक वर्ड अभी लिखा, मैंने टोक भी दिया था, पेंशन कर्ता। कर्ता का मतलब होता है करने वाला। पेंशन याफ्ता, याफ्ता का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। कौन? मुगल बादशाह। किससे? कंपनी से। समझ गए? तो ऐसे आपको लिखना है। और बात यह है कि ये नॉर्मल पॉइंट मत लिखा करिए, कंपनी के लिए भारत के विजय के द्वार खुल गए, प्लासी से बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित किया था, किंतु इसके ये काफ़ी, मतलब आप खुद सोचो ना, पढ़ने में कितने नॉर्मल वर्ड लग रहे हैं। थोड़ी गहनता लाओ शब्दों में कि आप कैसे बता सकते हो इस पूरे उत्तर को। देखो, मैं आपको एक बार फिर से कोड करके बता देता हूँ। आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 1764 की बक्सर के युद्ध के पश्चात
कंपनी ने अवध के नवाब व मुगल बादशाह से इलाहाबाद की संधि की, जिसके अंतर्गत कंपनी को अवध में मुक्त व्यापार व उत्तरी सरकार की प्राप्ति हुई। साथ ही मुगल बादशाह कंपनी का पेंशन याफ्ता बन गया, अर्थात अब लगभग समस्त उत्तर भारत कंपनी के अधीन आ गया। समझ गए? इस अधीनता से न केवल उत्तर भारत अधीन आया, बल्कि बंगाल में प्लासी के निर्णयों की पुष्टि हो गई। अर्थात अब कंपनी को एक कठपुतली नवाब मिल गया, जिसको निजामत का अधिकार दिया गया और कंपनी ने स्वयं दीवानी का अधिकार ले लिया, अर्थात द्वैत शासन की शुरुआत की। तो वहीं कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की भी दीवानी प्राप्त हो गई। साथ ही वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर की सूबेदारी, सिलहट व सोरापुर, सिलहट में चूने के व्यापार व सोरा के व्यापार में भी उसे हिस्सेदारी मिल गई। अर्थात कंपनी ने अपनी प्रभुता को स्थापित करके न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया, बल्कि कंपनी ने इस वित्तीय स्थिति के माध्यम से दक्कन में भी अपनी महत्वाकांक्षा को साकार रूप देने का प्रयत्न किया, जिसमें उसने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध किया और आगे चलकर उसने न केवल भारत में सीमित रहा, बल्कि भारत के बाहर के कई से देशों, आशा अंतरिप या मॉरिशस या इजिप्ट की समस्या को सुलझाने में भी सहयोग किया। अर्थात प्लासी की विजय ने अर्थात बक्सर की विजय ने न केवल प्लासी के निर्णयों को पुष्ट कर दिया, बल्कि कंपनी को भारत में एक श्रेष्ठ शक्ति बनाने में सहायक की भूमिका का निर्वहन किया। ये बात अलग है कि आगे चलकर अगर किसी भी मोर्चे ने एक साथ मोर्चा बनाकर इनके साथ युद्ध करते, तो शायद संभवतः बक्सर की विजय या प्लासी के निर्णय की पुष्टि या उनकी प्रासंगिकता उतनी न रही होती, जितनी कि उनकी विजय के बाद मानी जाने लगी। ऐसे आपको इस पूरे उत्तर को डेकोरेट करके लिखना है। अब आप बताइए कि यहाँ पे कहाँ पे बिंदुओं का उल्लेख आया, कहाँ पे हमने शब्दों की गरिमा को तोड़ा, कहाँ पे हमने उस ग्रंथहीन शैली को या उत्कृष्ट लेखन को रोकने का प्रयत्न किया। समझ रहे? तो आप ऐसे लिखा करिए। और लिखने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और कहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग हिस्ट्री ऑप्शनल जो हम क्लास करा रहे हैं मॉडर्न इंडिया की, उसे आप लोग नहीं करते हो। आप लोग सोचते हो कि आपने मॉडर्न इंडिया ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो इसलिए करने की कोई ज़रूरत है नहीं और हम आंसर राइटिंग कर लेंगे। तो आप यकीन मानिए कि हम जो आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहे हैं, हमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आपको वो मॉडर्न इंडिया पढ़ाना मेरा एक बहाना है। वास्तव में हम आपको उसमें उत्तर लेखन शैली ही समझाते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्रिस्टली क्लियर रहें और आप जब प्रश्न आए तो उसको कितने डाइवर्सिफाई होकर, कितनी होल स्टोरी का उपयोग करके उसको अपने शब्दों के माध्यम से गढ़ सकें, जो कि पूरी तरह से मौलिक बने, जिसमें किताब का इनपुट ना हो, किसी कोचिंग संस्थान के विचार ना हो और उनका पूर्वाग्रह ना हो। हम इसलिए आपको क्लास कराते हैं। तो एक बार आप क्लास ज़रूर देखा करें, और अगर उसकी क्लास नहीं देखते आप, फिर भी आप हमारी जो क्वेश्चन आंसर की हम क्लास अलग से कराते हैं, जैसे हमने प्लासी पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन की क्लासेस कराई, शायद पार्ट 7, 8, 9 के आसपास हैं, तो उनके डिस्कशन को आप सुना करिए, उस फ्रेम को बेस बनाया करिए और उसके आधार पर कहानी गढ़िए। आप कभी कभी क्या होता है कि आप लोग ये सोच लेते हो कि हम मौलिक होकर अगर लिख देंगे तो मास्टर खुश हो जाएगा। तो देखिए, मौलिक अभी आप नहीं लिख सकते हैं, आपने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा होगा, मैं आपकी पढ़ाई का कोई वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मौलिक आप इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आपको पढ़ाने वाले के अंदर मौलिकता नहीं थी। उसके अंदर 4 किताबों की चाटुकारिता थी और उन 4 किताबों को पढ़कर उसने आपको एक वही रटा रटाया फार्मूला, एक वही रटी रटाई कहानी सुना दी, जिससे आपके अंदर मौलिकता नहीं आ पाई। तो इसलिए अभी आप मौलिक लेखन उधर से सोच कर ना करें। अभी आप अगर मौलिक लेखन करना चाहते हैं तो हमारी क्लास को, हमारे फ्रेम को देख कर करें। और जब आप कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हम आपका आंसर उसी फ्रेम पर चेक करते हैं, हमारा वो फ्रेम अंतिम फ्रेम नहीं है। हम उसके अलावा भी अभी जो हमने आपको बताया, जैसे हमने आपको स्टोरी बता दी, हो सकता है ये फ्रेम में ना दिया हो, फ्रेम में कुछ और दिया हो। फ्रेम तो एक बहाना है, वास्तव में हम आपको उत्तर कई तरीक़ों से लिख कर बताना चाहते हैं। क्लियर? तो आप समझ गए कि वास्तव में आपको क्या क्या कमियां हैं और इन कमियों को आपको कैसे दूर करना है, इन पॉइंट्स को कैसे आपको बताना है। क्लियर? और आपको देखिए, डिटेल में मत जाइए, यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन मत लिखिए, डायरेक्ट लिखा करिए बक्सर की। अब यहाँ पे आपने कहीं पे बक्सर की डेट लिखी है, किसके मध्य हुआ, क्या डेट थी, कहीं कुछ नहीं लिखा, तो कैसे एग्जामिनर समझ पाएगा कि आपने उसके उत्तर को काफ़ी अच्छे से लिख दिया है। क्लियर?
इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, ठीक है, लेकिन इतने सारे पॉइंट मत लिखो, 6, 7, 8, फिर तो आपका उत्तर पॉइंट में ही हो गया, आंसर राइटिंग हुई नहीं। अब आप कह रहे हो कि मास्टर एक तरफ का आ जाता है कि पॉइंट में आंसर लिखना चाहिए, तो लिखना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे हमारी आंसर राइटिंग टिप्स सीरीज है। आंसर राइटिंग टिप्स में हमने लगभग 4 वीडियो डाले हैं कि एक बेहतर आंसर कैसे लिखना चाहिए, किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए। तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम उतना उचित नहीं होता। क्लियर? तो उम्मीद है न केवल आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, बल्कि कई सारे डायमेंशन मिले होंगे। साथ ही ये भी पता चला होगा कि हमें एक बेहतर उत्तर कैसे लिखना है और इस प्रश्न के उत्तर को कैसे गद्यांश में या कहें कि कथा के रूप में गढ़ना है, जिसमें भाषा हमारी उत्कृष्ट बनी रहे। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।